मैकेनिक्स जो है सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स को इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है, लाइक जैसे हम डिफरेंट फील्ड्स को डिफाइन करते हैं ना, मैकेनिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें एक्चुअली हम बड़ा जो मेरे पास माइक्रोस्कोपिक वर्ड है या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडी मैं करती हूँ इन द फॉर्म ऑफ क्वांटास। ठीक है, क्वांटम एंड क्वांटा इसकी समझ आती है। क्वांटम जो हम जिस स्मॉल से पैकेट को बोलते हैं, तो इसमें एक्चुअली जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड है उनकी हम क्वांटा नेचर को पढ़ते हैं, जो उनकी स्मॉल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट नेचर जो है ना उनकी वो पढ़ते हैं, फिर वो कैसे बिहेव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ। और क्वांटा नेचर किसकी होती है, वो फिर जब पार्टिकल्स एज अ वेव बिहेव करते हैं वहां पे होती है ये नेचर। तो इट मीन्स कि जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड है, जो बहुत स्मॉल लेवल पे जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल नॉट मॉलिक्यूल्स एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, ये जब आपके पास वेव नेचर शो करते हैं और फिर कैसा बिहेव करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक्चुअली हम वो पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजें जो वेव्स बन जाती है। ठीक है, हम वो पढ़ते हैं। थोड़ा सा हम इसकी ओरिजिन को पढ़ने के लिए हम हिस्ट्री पे जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री से हम ये बात स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ था 19th सेंचुरी के एंड में। लाइक ऐसे फील हुआ कि फिजिक्स जो साइंटिस्ट हैं, फिजिस्ट हैं, इनको लगा कि इन्होंने सारी की सारी फिजिक्स डिस्कवर कर ली है, क्योंकि इनको सारी क्लासिकल मैकेनिक्स आ गई, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, जो हैमिल्टोनियन था, जो लेग्रांजियन था, इनको इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना आ गई। सारे जो आपके पास डायनामिकल सिस्टम्स हैं उनको सॉल्व करना आ गया। ठीक है, इनको ईएमटी आ गई। ठीक है, सारी की सारी ईएमटी जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक चार्जेस कैसे बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, लाइट क्या होती है। ठीक है, लाइट के इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन कैसे होती है, इनको ये सारा थर्मोडायनामिक्स आ गई इनको। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या थी कि आपके पास हीट क्या बिहेव कर रहा है जब हीट मोशन मतलब ये था कि इनको जब ये फील्ड आ गई ना, क्लासिकल ईएमटी एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो इनको लगा कि हमने सारी जितनी फिजिक्स थी सारी हमने डिस्कवर कर ली है, बस फिजिक्स में अब और कुछ नया रहा नहीं। फिजिक्स जो है जितनी थी सो यहाँ तक है, बाकी अब आगे नया नहीं है कुछ। हम अब जो चीजें पढ़ेंगे वो शायद पुरानी ही चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखते हो तो आप भी देखिए, इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो फिजिक्स को तो आप क्लासिकल मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हो। मैकेनिक्स आप पढ़ते हो ना फर्स्ट चैप्टर में, वो एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स ही है। ठीक है, फिर सेकंड सेमेस्टर में आके आप ईएमटी पढ़ते हो, जो 4 क्रेडिट आवर का आपका कोर्स होता है। ठीक है, उसमें आप क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वो सारा यही पढ़ते हो, बीच में कहीं ऑप्टिक्स भी पढ़ लेते हो। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ते हो। तो इट मीन्स कि आप भी जब पढ़ रहे हो ना फिजिक्स की डिफरेंट फील्ड्स को, तो आप भी उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो जो साइंटिस्ट ने जिस तरह से डिस्कवरीज की थी। ठीक है, उन्होंने जिस तरह से फील्ड जिस जिस फील्ड में जैसे जैसे जिस जिस इरा में स्टेप वाइज डिस्कवरीज की थी, आपको भी हम उसी तरह से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आगे कुछ फिर प्रॉब्लम हो गई मुझे। लाइक मुझे लगा कि फिजिक्स सारी डिस्कवर हो गई, लेकिन कुछ जगहों पे मुझे फिर इशू होने लगा। फॉर एग्जांपल रिलेटिविस्टिक डोमेन में, रिलेटिविस्टिक डोमेन क्या थी, जब स्पीड जो है वो मेरे पास कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट होने लगी, जब ऑब्जेक्ट्स की स्पीड जो है वो मैं कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट लेने लगी, तो फिर चीजें गड़बड़ हो गई। ठीक है, फिर मेरी वो सारी की सारी फिजिक्स जो है ना वो उस तरह से वो मुझे आंसर ही नहीं कर पाई चीजों के। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो है आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी थ्योरी है। ठीक है, तो उसने जब लाइट जो है स्पीड जब लाइट अटेन करती है अपनी स्पीड को, तो फिर वहां पे क्या हो जाता है, वहां पर चीजें की समझ आना मुश्किल हो गई। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने जो रिलेटिविटी थ्योरी हमें प्रेजेंट की 1905 में, बिल्कुल स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में, तो वहां पे जो है ये क्लासिकल थ्योरी वहां पे फेल हो गई थी। मतलब इसने जो एक्सप्लेन किया था रिलेटिविटी को, वो क्लासिकल थ्योरी पे नहीं था बेस्ड, वो एक नई थ्योरी थी, वो बिल्कुल न्यू फिजिक्स आ गई थी। ठीक है, और फिर उसके बाद जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन है, मीन्स जब मैं एटम्स मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे आती हूँ ना, तब भी मेरी जो पुरानी फिजिक्स है, जो क्लासिकल फिजिक्स है, वो वहां पे इशू करने लगी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक वर्ड का मतलब ये है कि मेरे पास जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने लगा, कॉम्पटन इफेक्ट होने लगा, ये जो प्रोसेस ये जो एक्सपेरिमेंट्स मैं करने लगी ना, फिर मेरे पास क्लासिकल थियरी फिर से लाजवाब हो गई, उसको फिर नहीं पता था कि अब क्या करना है इसका। ठीक है,
इन इन दो केसेस में, रिलेटिविस्टिक डोमेन में और जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन है, इन दोनों केसेस में मेरे पास जो क्लासिकल थी ये जस्ट फेल्ड, ये फेल हो गई, ठीक है, ये मुझे सॉल्व ही नहीं कर सकी मेरा प्रॉब्लम। फिर न्यू ब्रेक थ्रूज आए, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में मेरे पास प्लांक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। प्लांक ने क्या किया कि उसने जो एनर्जी है उसको इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन एक्सप्लेन किया कि एनर्जी जो है ना वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल इसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन किया था प्लांक ने, ठीक है, मैक्स प्लांक ने। इसने इसने जब उसको एक्सप्लेन किया बड़ा नया आइडिया लेकर, वो इससे पहले किसी ने बोला ही नहीं था कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में भी हो सकती है। 1900 में देखिए जैसी 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई ना, न्यू चीजें आना स्टार्ट हो गई। अच्छा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास जो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली ये किया हर्ट्ज ने था, ठीक है, 1887 में परफॉर्म हर्ट्ज ने किया था। बट इसकी जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो 1905 में आइंस्टाइन ने की थी, ठीक है। और आइंस्टाइन को रिलेटिविटी थ्योरी पे नोबेल प्राइज नहीं मिला, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद 1930, देखिए हम स्लोली एंड स्टडीली आ रहे हैं। 1900 में मेरे पास ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व एक्सप्लेन हुआ। फिर उसके बाद 1905 में मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हुआ। 1913 में मेरे पास बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो आ गया, ठीक है। और उसमें उसमें फिर बताया जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया, और कैसे जब आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है बाहर से आके इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन जो उनको नॉकआउट करता है, और जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी भी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये बोहर ने हमें बताई 1930 में। तो ये बड़ी नई नई बातें थी, उससे पहले हमें क्वांटाइजेशन का पता ही नहीं था। फिर उसके बाद 1923 में, ये कितना गंदी पिक्चर ली हुई है मैंने। फिर उसके बाद 1923 में कॉम्पटन इफेक्ट जो है उसने उसने क्या किया, उसमें भी एक्सप्लेनेशन आ गई मेरे पास कार्पस्कुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइट की। उसमें क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था और वो जो है वो क्या कर रहा था, वो एक्सरे, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा था, एक्सरे बाय स्कैटरिंग एक्सरे विद इलेक्ट्रॉन। एक्सरे जो है वो, सॉरी, एक्सरे स्ट्राइक हो रहे थे इलेक्ट्रॉन पे और स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज हो रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद 1923 में ही उसी साल जो है मैटर वेव्स डिस्कवर हुए। किसने किए थे? ये डी ब्रॉगली ने ये मैटर वेव्स को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। ना, सॉरी सॉरी, एक्सपेरिमेंटली जो है वो डेविसन एंड जर्मन ने किया था 1927 में, और 1923 में डी ब्रॉगली ने ये कॉन्सेप्ट दिया था मैटर वेव्स का। 23 में आपके पास कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। 27 में मेरे पास एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ बाय डेविसन एंड जर्मन। फिर उसके बाद हमारे फेवरेट हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर आ गए, जिन्होंने क्या किया कि इन सारे आइडियाज को जो है वो इकट्ठा किया, और इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो सारा कुछ हो रहा है इट मीन्स कि कुछ कुछ बहुत सारा नया है, ठीक है, जो हमें नहीं था पता। तो हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने क्या किया, 1925 में इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का जो ये सारा कॉन्सेप्ट है ना, प्लांक्स से लेकर बोहर तक का, इस सब को कंबाइन किया और इसको ओल्ड क्वांटम थ्योरी कहा, ठीक है। सारे ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना जो मेरे पास आ रहे थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसमें एक्सप्लेन हो रही थी, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोहर एटॉमिक मॉडल, डी ब्रॉगली वेव्स, ठीक है, ये सारे इन्होंने कंबाइन करके ना, मतलब ये जो 25 साल है 1900 से लेकर 1925 तक के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स या जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे, इनको कंबाइन करके इन्होंने कहा कि ये मेरे पास ओल्ड क्वांटम थ्योरी है। न्यू क्वांटम थ्योरी में फिर हम डिफरेंट एक दो टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एक मेरे पास मैट्रिक्स मैकेनिक्स है, दूसरी मेरे पास है वेव मैकेनिक्स। जो न्यू क्वांटम थ्योरी है, मैट्रिक्स मैकेनिक्स में क्या है कि हम जो है चीजों को इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो पोजीशन है, एनर्जी, मोमेंटम है, ठीक है, इन सब को मैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस रिप्रेजेंट करूंगी। और ये किसने की थी? ये हाइजेनबर्ग ने 1925 में की थी। और वो उन मैट्रिसेस को सॉल्व करके मैं आइगन वैल्यूज और डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस करूंगी, और सारा सारा ये मैट्रिसेस जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना, उन सबको मैं यूज करके यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी।
जबकि वेव मैकेनिक्स जो है, देखिए ये 1925 में हुआ और 1926 में श्रोडिंगर ने क्या किया कि इसने वेव मैकेनिक्स स्टार्ट कर दी। मतलब क्या, जो डी ब्रॉगली वाला कॉन्सेप्ट था कि हर एक मटेरियल पार्टिकल के साथ एक रिलेटेड मैटर वेव होती है, इसने वो कॉन्सेप्ट लेकर कहा कि नहीं, वो जो वेव होती है ना, उसका एक वेव फंक्शन भी होता है और उसी वेव फंक्शन से जो है ना मैं सारा कुछ फाइंड आउट कर सकता हूँ सिस्टम का। अगर डायनामिक्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इज एक्सप्लेन बाय वेव, उस वेव की आप इक्वेशन क्रिएट कर लो ना, तो वो सारी डायनामिक्स ऑफ दैट पार्टिकल आप फाइंड आउट कर लोगे। उसका सोल्यूशन अगर आप दोगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी और उसका मोमेंटम आ जाएगा पार्टिकल का, ठीक है। तो ये सारा जो श्रोडिंगर का कॉन्सेप्ट था, उसने डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट को आगे पुट फॉरवर्ड करके अपनी जो वेव मैकेनिक्स है वो डिस्कवर की। फिर 1927 में क्या हुआ, 1927 में जो है फिर मैक्स बॉर्न ने जो है प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव मैकेनिक्स, ये जो वेव मैकेनिक्स श्रोडिंगर ने डिस्कवर की ना, मैक्स बॉर्न ने क्या किया कि इसने कहा कि आपके पास जो वेव इक्वेशन आ रही है, जो वेव फंक्शन आ रहा है, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटिंग वेव एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल, उसका अगर आप स्क्वायर मॉड्यूल लोगे, अगर उस वेव फंक्शन का आप स्क्वायर लेकर मॉड्यूलस लोगे, तो वो आपको प्रोबेबिलिटी बताएगा, उस पार्टिकल की डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज बताएगा, ठीक है, कि आइदर ये पार्टिकल इधर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये मैक्स बॉर्न ने प्रोबेबिलिटीज की बात की। अच्छा, और ये जो वेव मैकेनिक्स है और ये जो मैट्रिक्स मैकेनिक्स है, ये बहुत जो है ना, ये इक्विवेलेंट है। ऐसा नहीं है कि वेव मैकेनिक्स आपको कुछ और बताता है और मैट्रिक्स मैकेनिक्स, ये एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आप आइदर मैट्रिक्स मैकेनिक्स भी यूज कर सकते हो या फिर वेव मैकेनिक्स। डिराक ने फिर क्या किया कि इसने जो है एक और नोटेशन यूज की, ठीक है, ब्रैकेट नोटेशन जिसको हम बोलते हैं। ब्रैकेट नोटेशन में क्या है कि इसने एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स लिए, ठीक है, हाइपोथेटिकल से ऑब्जेक्ट्स लिए, जिसमें एक को हम कैट बोलते हैं, दूसरे को हम ब्रास बोलते हैं, और इनको जो है फिर हम डिफरेंट ऑपरेटर्स इन पे अप्लाई करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस हम इन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो कैट है, ये आपके पास एक्चुअली वेक्टर होता है, ठीक है, एक वेक्टर होता है जिसको मैं स्टेट वेक्टर भी बोलती हूँ। ब्रास फिर उसका उसका इसको मैं प्रॉपर्ली डिफाइन करूंगी आपके पास, हम ब्रैकेट नोटेशंस पढ़ेंगे तो उसमें आप फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और जो डिफरेंट आपके पास ऑपरेटर्स हैं, मतलब आई शुड स्टॉप एक्सप्लेनिंग इट हियर, ठीक है, ये अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, ये हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। डिराक फॉर्मुलेशन इन कंटिन्यूस बेसिस। अच्छा, डिराक जो फॉर्मुलेशन है, जो ब्रैकेट नोटेशन है ना, इसको मैं डिस्क्रीट बेसिस में भी यूज कर सकती हूँ, कंटिन्यूस बेसिस में भी। अब डिस्क्रीट बेसिस क्या होती है और कंटिन्यूस बेसिस क्या होती है? बेसिस जो है ना, वो हम उसको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आई जे के है, यूनिट वेक्टर्स है। मैं किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर हो दुनिया में, कहीं पे भी कोई वेक्टर हो, उनको मैं आई जे के में रिप्रेजेंट करती हूँ ना, ठीक है। दुनिया का कहीं पे भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, उनको मैं जस्ट इन 3 यूनिट वेक्टर्स में रिप्रेजेंट करती हूँ, आई जे के, ठीक है। तो अब जो ब्रैकेट नोटेशन है या जो डिराक नोटेशन है, इनको इन यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में मैं यूनिट वेक्टर नहीं बोलूंगी, मैं उनको बेसिस बोलूंगी। डिराक नोटेशन या फिर मैं कंटिन्यूस बेसिस में यूज करती हूँ या डिस्क्रीट बेसिस में यूज करती हूँ। डिस्क्रीट बेसिस अब क्या होती है और कंटिन्यूस बेसिस क्या होती है, ये भी यूनिट वेक्टर्स ही होते हैं, लेकिन एक मेरे पास ओवरलैपिंग होते हैं और दूसरे मेरे पास जरा सेपरेट सेपरेट होते हैं, ठीक है। एक कंटिन्यूस होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। तो डिस्क्रीट बेसिस में अगर आप सॉल्व करोगे ब्रैकेट नोटेशन को, तो आपके पास रिजल्ट में मैट्रिसेस आएंगी। कौन सी वाली? हाइजेनबर्ग वाली मैट्रिसेस आएंगी। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस बेसिस में सॉल्व करोगे अपने प्रॉब्लम को, तो आपके पास इक्वेशन आएगी, श्रोडिंगर वाली इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर आप बात स्टार्ट करते हो डिराक नोटेशन से, तो जाओगे आप या श्रोडिंगर की तरफ या हाइजेनबर्ग की तरफ। श्रोडिंगर की तरफ कब जाओगे? अगर आप कंटिन्यूस बेसिस में लगे हुए हो। लेकिन अगर आप डिस्क्रीट बेसिस में लगे हो, तो फिर आप हाइजेनबर्ग जो फॉर्मुलेशन है उसकी तरफ जाओगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है, वही नई चीज है, मगर हम डिफरेंटली बिहेव करते हैं इसके लिए। In 1928, Dirac equation, which combines special relativity with quantum mechanics and the अच्छा, फिर डिराक नोटेशन ने ना क्या किया कि एंटी पार्टिकल का कॉन्सेप्ट भी दिया। और देखो ये कब की बात है, 1928 मीन्स
अबाउट 100 years बैक एंटी पार्टिकल की बात हुई। और ये जो एंटी पार्टिकल है या पॉजिट्रॉनियम है, ये डिस्कवर अभी रिसेंटली 30-40 साल पहले हुए हैं, लेकिन बात कब से हो रही है, एक 100 years पहले से हो रही है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मेरे पास उस वक्त से आ जाता है, डिस्कवर चीजें बाद में होती हैं। अब ये मेरे पास ऑरिजिन ऑफ जो मेरे पास क्वांटम थ्योरी है वो हो गया, या फिर फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी हो गया। अब हम जरा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन होता क्या है, ठीक है। गर्ल्स ये मैं सारा जो है ये मैं जेटली की बुक से कर रही हूँ, ठीक है। अब पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल को अगर मैंने स्पेसिफाई करना हो तो मुझे उसकी एनर्जी चाहिए, मुझे उसका मोमेंटम चाहिए। एनर्जी और मोमेंटम से मैं क्या कर लेती हूँ, मैं पार्टिकल की सारी डायनामिक्स फाइंड आउट कर लेती हूँ। मुझे उसकी पोजीशन, वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सारा कुछ पता चल जाता है। लेकिन वेव के लिए मुझे क्या चाहिए, वेव के लिए मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए और वेव वेक्टर चाहिए, ठीक है। मुझे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव चाहिए, जिससे मुझे मुझे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पता चलेगी। मुझे क्या चाहिए, वेव वेक्टर चाहिए, उससे भी मुझे वेवलेंथ का पता चलता है। वेवलेंथ पता चल जाए तो आई कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो मुझे एनर्जी कंटेंट इन वेव पता चल जाती है, ठीक है। तो मतलब बेसिक चीजें जो वेव के लिए मुझे रिक्वायर्ड है वो है एम्पलीट्यूड एंड वेव वेक्टर, और पार्टिकल के लिए मेरे पास एनर्जी एंड मोमेंटम होना चाहिए। अच्छा, ये जो वेव जो पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन है, जो वेव्स हैं, इनका पार्टिकल एस्पेक्ट मतलब ये जो पार्टिकल कार्पस्कुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन से स्टार्ट हुआ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपकी बुक में अच्छा खासा दिया हुआ है एक्सप्लेन्ड, मैंने इसको बड़ा शॉर्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको प्रॉपरली अपने बुक से पढ़ोगे ताकि आपको चीजें रिकॉल हो। ये आपने पढ़ी हुई है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो, सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है पहली क्लासेस में, ठीक है। अब हम इसको जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, आपने बुक से थॉरली पढ़नी है इसको। ब्लैक बॉडी होती क्या है, ब्लैक बॉडी आपके पास एक हाइपोथेटिकल सी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, which absorb all the radiations falling on it and hence appear black। आप जब radiations fall करते हो वो सारी की सारी absorb कर लेती है, that is why it appears black। कोई reflect नहीं करती ना कोई light, सारी की सारी absorb ही कर लेती, that's why it appears black। लेकिन अगर आप हीट अप करते हो, अगर आप हीट करते हो ब्लैक बॉडी को, तो वो जितनी रेडिएशन जिसने एब्जॉर्ब की थी वो सारी की सारी वापस ये थ्रो कर देगी, इजेक्ट कर देगी, रिमूव कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी व्हेन यू हीट दैट ब्लैक बॉडी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स सॉरी इन अदर वर्ड्स ब्लैक बॉडी हम उस बॉडी को बोलते हैं जिसकी एमिसिविटी 1 के इक्वल हो। एमिसिविटी का मतलब है जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब की थी उसने वो सारी की सारी एमिट भी कर दी है, ठीक है। कोई रेडिएशन इनसाइड लॉस नहीं हुई, इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। अब जो इमिटेड रेडिएशन, जो रेडिएशन इमिट हो रही है ब्लैक बॉडी से, उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। और वो जो इमिटेड रेडिएशन है उनकी इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द वॉल्स ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी जिन की जो वॉल्स है ना, उसकी जो उसका जो टेम्परेचर है उस पे इंटेंसिटी ऑफ दैट रेडिएशन डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर ऑफ वॉल्स को इंक्रीज करते हो तो आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर ऑफ वॉल्स को डिक्रीज करते हो तो फिर आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वॉल्स है या शेप है या साइज है या मटेरियल है, ब्लैक बॉडी की रेडिएशन उस पर डिपेंड नहीं करती केमिकल कॉम्पोजिशन पे, वो जिस टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है, ठीक है। ये बड़ी डिफरेंट सी चीज है। इधर फिर हमने ब्लैक बॉडी कर्व ड्रॉ किया हुआ है, ये मैं एक्स एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी ली हुआ, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी या फिर एनर्जी डेंसिटी ली हुई है। तो आप देखो इनिशियली मेरे पास जो इंटेंसिटी है या एनर्जी है लो है, जैसे जैसे आपके पास फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो आपके पास जो एनर्जी है डेंसिटी वो इंक्रीज हो रही है। बट इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल इधर 2000 केल्विन है, फिर 3000, 4000, 5000, तो आपके पास ये जो कर्व है ये हाइट्स को अटेन करता है, ठीक है। एनर्जी आपके पास इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी आपके पास इंक्रीज हो रही है रेडिएशन की विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इधर इस कर्व को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल था, ये कैसे आ रही थी। इनिशियली जो रेली एंड जीन्स, ये दो साइंटिस्ट है रेली एंड जीन्स, इन्होंने जो है लोअर वेवलेंथ को एक्सप्लेन करना चाहा,
ठीक है। लेकिन हायर वेवलेंथ में इनके पास जो है इशू आने लगा, उस इशू को या उस प्रॉब्लम को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। फिर और जो हायर वेवलेंथ है उसको वेन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वेन वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कोई भी जो है फुली इन इस रेंज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। विलियम वेन जो है वो 1889 में एक्सप्लेन कर रहा था इस कर्व को, और रेली और जीन्स जो है वो 1900 में इस कर्व को एक्सप्लेन कर रहे थे। स्टीफन ने जो है, जोसेफ स्टीफन ने क्या किया कि 1879 में एक एम्पिरिकल फार्मूला फॉर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, उसने एम्पिरिकल फार्मूले का मतलब ये होता है कि इसका कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिस एक्सपेरिमेंट से मुझे पता चल गया कैसे हो रहा है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है वो फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। कुछ कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल ए एंड सिग्मा। ए जो है वो आपके पास एमिसिविटी है, और सिग्मा जो है ना ये एम्पिरिकल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन फोर। एम्पिरिकल फार्मूला मैं उस फार्मूला को बोलती हूँ जिसका कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, जो एक्सपेरिमेंट से मुझे फील हो जाए हाँ इंटेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में कोई रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है कि इंटेंसिटी जो है वो 4 पावर ऑफ टेम्परेचर के इक्वल है, बीच में कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इस कांस्टेंट को मैं बोल्ट्जमैन स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलती हूँ, ठीक है। और ये जो इक्वेशन आ गई है ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। इसमें जो इंटेंसिटी है इस पावर पर यूनिट एरिया है। तो ये आपके पास कोफिशिएंट है, इसको एमिसिविटी बोलते हैं। इट इज इक्वल टू और लेस देन 1, या जो ए की वैल्यू है ये आपके पास या इक्वल टू 1 होगी या लेस देन 1 होगी। इक्वल टू 1 ब्लैक बॉडी के लिए होती है, मैंने आपको स्टार्ट में कहा ना जिसकी एमिसिविटी 1 हो तो उस बॉडी को मैं ब्लैक बॉडी बोलती हूँ। बाकी जो मेरे पास नॉर्मली रियल लाइफ में बॉडीज होती हैं उनकी एमिसिविटी इज ऑलवेज लेस देन 1, मींस जितनी रेडिएशन आप फॉल करोगे वो सारी की सारी इमिट नहीं होगी। फिर प्लांक्स ने क्या किया कि उसने वो सारा जो मेरे पास जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आई थी उसने सारा एक्सप्लेन किया। उसने जो मेरे पास अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ आ रहा था, जो इशू आ रहा था वो भी उसने एक्सप्लेन कर दिया था, जस्ट थोड़ी सी छोटी सी एजम्पशन करके। उसने क्या कहा कि ये जो ब्लैक बॉडी के वॉल्स हैं, ठीक है, ये दे आर एक्टिंग एज एन ऑसिलेटर्स, और वो जो एनर्जीज इमिट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, वो एनर्जी इमिट कर रहे हैं। वो एनर्जी आपके पास एच एन एच म्यू के इक्वल है। एन आपके पास एक इंटीजर है, एच आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट है, म्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज रेडिएशंस है, ठीक है। एच म्यू जो है देखिए इसके साथ एन मल्टीप्लाइड है, इट मींस कि एनर्जी जो है वो आपके पास उस वो इंटीग्रल वैल्यूज ले रहा है। इट मींस कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड फॉर दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो ऑसिलेटर्स है ब्लैक बॉडी की वॉल्स में, वो आपके पास क्वांटम ऑसिलेटर्स हैं, वो आपके पास एनर्जी जो इमिट कर रहे हैं वो क्वांटास की फॉर्म में इमिट कर रहे हैं। बच्चे एग्जांपल 1.1 है जेटली की बुक में, जेटली की बुक मैंने अपलोड कर दी, मैं भी आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। इट्स योर होमवर्क, ठीक है। इसमें क्या है, अच्छा ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ को और जो प्लांक्स कांस्टेंट है इसको इक्वेट किया हुआ है, ठीक है। इसको आप देख लो बच्चे। नेक्स्ट फिर मेरे पास जो रेडिएशन का पार्टिकल एस्पेक्ट है वो मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चला है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म किया था 1887 में, किसने, हर्ट्ज ने किया था। इसने देखा था कि आपके पास जो ये इसने फील किया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इसने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे इजेक्ट होते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस। जब भी आप मेटल पे रेडिएशन फॉल करोगे ना तो वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं। और फिर जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो फिर उसके बाद जो है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। क्लासिकली जो था इंटेंसिटी जो थी मेरे पास, वो मेरे पास एम्पलीट्यूड स्क्वायर की इक्वल थी। अगर आप वेव का एम्पलीट्यूड लेते हो ना और उसका स्क्वायर करते हो तो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ दैट वेव आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे अगर आप
इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे थे तो आपके पास सॉरी एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर रहे थे तो इंटेंसिटी में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा था, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंसी आ रही थी। तो ये चीज जो है ना, ये चीज जरा थोड़ी सी पिंचिंग थी, ये समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। आइंस्टाइन ने फिर 1905 में थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी। इसने कहा कि लाइट इज मेड अप ऑफ corpuscles called photon। इसने कहा कि लाइट जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ corpuscles इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स है, जिसको हम फोटॉन्स बोलते हैं, और उन फोटॉन्स की एनर्जी जो है ना h के कलर। ये वही जो मैक्स प्लैंक का कॉन्सेप्ट था ना, आइंस्टाइन ने वही इधर भी यूज किया, ठीक है। उस देखा देखी इसने वो बात यहाँ पे यूज की। इसमें कहा अगर एनर्जी जो है ना वो आपके पास वर्क फंक्शन से ग्रेटर हो जाए। वर्क फंक्शन क्या होता है, ये एक नया कॉन्सेप्ट इसने बता दिया कि वर्क फंक्शन से अगर एनर्जी ज्यादा हो जाती है तभी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस। वर्क फंक्शन आपके पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी थी which is needed to eject an electron from the metal surface, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर आपके जो रेडिएशन है उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सके, तभी वो कर सकेगा। अगर नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे फ्रॉम मेटल सरफेस। तो जनरली जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है h म्यू, वो आपके पास वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल है। मतलब जो एनर्जी ऑफ द रेडिएशन है वो अपीयर होगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन, कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, और बाकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाएंगे उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे तो दे नीड सम एनर्जी, तो उस एनर्जी को मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये बड़ी फेमस इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसको हम आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर लेट सपोज आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स आप इजेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस, वो उनकी वो जस्ट इजेक्ट हो रहे हैं, उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है। वो आगे मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इन द सर्किट। तो लेट सपोज k इज इक्वल टू 0। k अगर इक्वल टू 0 है तो w आपके पास h म्यू नॉट के इक्वल हो जाएगा। म्यू नॉट जो है वो एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो इट मींस के वर्क फंक्शन आपके पास h म्यू के इक्वल, म्यू नॉट के इक्वल हो गया। ये w की वैल्यू आप इधर पुट कर लो तो h म्यू विल बी इक्वल टू h म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू नॉट। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास वो इनवर्स पोटेंशियल होता है which stops the electron from reaching to the positive terminal of the battery। नेक्स्ट है पार्टिकल नेचर या पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, ये परफॉर्म हुआ था 1923 में बाय सॉरी नॉट फोटोइलेक्ट्रिक, सॉरी कॉम्पटन इफेक्ट है। कॉम्पटन इफेक्ट 1923 में कॉम्पटन ने परफॉर्म किया था। इसने क्या किया था कि he created या he caused scattering of x-rays by electrons। एक्सरेज को स्कैटर किया था बाय इलेक्ट्रॉन, एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिया, उस पे एक्सरेज को फॉल किया तो हुआ क्या कि वो जो एक्सरेज थे उनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक है। इनिशियली जो उनकी वेवलेंथ थी, आफ्टर स्कैटरिंग उनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो गई। तो ये जो इंक्रीज इन वेवलेंथ आया, जिसको मैं वेवलेंथ शिफ्ट भी बोलती हूँ, ये कहाँ से आया, ये फिर आगे इसने खुद ही एक्सप्लेन किया। क्लासिकली जो है वो इंसिडेंट और जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। क्लासिकली अगर आप बात करते हो तो दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। क्यों? व्हेन इंसिडेंट X-rays fall on electrons, these X-rays transfer their energy to electron, thus set them in motion and radiating radiations of same intensity as initially ना। क्लासिकली अगर आप बात करते हो जो इंसिडेंट एक्सरेज है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स पे फॉल करेंगे तो जब रेडिएशन इलेक्ट्रॉन पे फॉल करेंगी तो जो एनर्जी रेडिएशन की होगी वही एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगी, ठीक है। सपोज एनर्जी ऑफ एक्सरेज E1 है तो वही E1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये आपके पास मोशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है फ्रॉम एक्सरेज। तो ये क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को इमिट करने के लिए रेडिएशन रेडिएट करेगा,
ठीक है, और जो रेडिएशन रेडिएट करेगा तो वो वही होगी जो एक्सरेज ने उसे दी थी। ठीक है, तो इट मीन्स कि एक्सरेज की जो भी वेवलेंथ थी, जो भी एनर्जी थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रेडिएट कर रहा है या जो एमिट कर रहा है, इनकी भी एनर्जी या वेवलेंथ वही होगी। लेकिन हुआ ऐसे नहीं, एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ है कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन थी उनकी वेवलेंथ ज्यादा थी। ठीक है, तो ये इंक्रीज इन वेवलेंथ कहाँ से आ गया, ये प्रॉब्लम हो गई। Scattered X-rays should be equal to incident X-rays. Classical ऐसे होना चाहिए था। Wavelength shift अगर हुआ does not depend on intensity. जो wavelength shift है वो intensity of radiation से emit नहीं कर रहा। Incident radiation की मतलब ये जो increase in wavelength आया है ना, ये आपके पास incident X-ray या incident photon की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर आप इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, वो जो वेवलेंथ शिफ्ट आ रहा है वो वैसे ही आता रहेगा। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड कर रहा है। ये अब एक और अनहोनी हो गई। ठीक है, सपोज मेरे पास एक्सरेज आ रहे हैं, एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है, वो एक्सरेज इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चला गया, फोटोन दूसरी साइड पे स्कैटर्ड हो गए। तो यहाँ जो मेरे पास स्कैटरिंग एंगल है ना थीटा, ये यहाँ वेवलेंथ शिफ्ट जो अगर हो रहा है वो थीटा पे उसकी डिपेंडेंसी है, एक्सरेज की एनर्जी पे नहीं है। हाँ देखो, वेवलेंथ शिफ्ट को अगर मैं लैम्डा डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट करी तो h डिवाइडेड बाय m e c 1 minus cos theta। h Planck's constant है, it is a constant, m is mass of electron, constant thing, c speed of light, again a constant thing, 1 minus, it means सारी डिपेंडेंसी किस पे है, थीटा पे है, स्कैटरिंग एंगल पे है वेवलेंथ शिफ्ट की डिपेंडेंसी। 1.3 एग्जांपल भी आपका होमवर्क है, इसी पे आपके पास एक न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है, एग्जांपल है। ठीक है, ये नेक्स्ट मेरे पास जो फिर वेव एस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल है वो पेयर प्रोडक्शन से नजर आई थी मुझे। पेयर प्रोडक्शन में क्या हुआ कि पॉजिट्रॉन जो है ना वो 1923 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, 1923 में, अच्छा, बाय एंडरसन। हाई एनर्जी फोटोन passes फॉयल, इंडिविजुअल फोटोन डिसअपीयर विद प्रोडक्शन। एक फोटोन आया, ठीक है, वो एक फॉयल से पास हुआ। अब जब फोटोन फॉयल से पास हुआ तो वो फोटोन कहीं डिसअपीयर हो गया, वो कहीं वैनिश हो गया, और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन गया। ठीक है, ये आपके पास पेयर प्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉन को तो आप जानते थे, पॉजिट्रॉन को हम नहीं जानते थे। ये मेरे पास एंटी पार्टिकल या एंटी मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसमें हमारे पास एक नई बात आ गई है। ठीक है, इसमें मेरे पास सारे कंजर्वेशन लॉज, जो चार्ज, मोमेंटम, एनर्जी, ये जो है ना ये अकर हो रहे थे। लेकिन अगर आप वैक्यूम में बात करते, अगर वैक्यूम में इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करते तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां पे फिर आपके पास ये चार्ज तो फिर भी कंजर्व हो जाएगा, मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन वहां पे डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है ना ये आपके पास होता है इन द विसिनिटी ऑफ सम न्यूक्लियस, मींस ये फॉइल के करीब जब हम लेकर आए थे ना हाई एनर्जी फोटोन को, तभी मेरे पास ये पॉसिबल हुआ था। क्यों? क्योंकि आपके पास जो वहां पे इन द विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस आपके पास कोलम्बिक फील्ड्स होती हैं जो मोमेंटम एंड एनर्जी को कंजर्व रखती है। चार्ज तो आपके पास वैसे भी, अगर एक फोटोन जो है इसका चार्ज 0 है और वन आपके पास इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन रहे हैं, तो चार्ज तो वैसे भी कंजर्व है, लेकिन एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए यू नीड टू बी नियर टू न्यूक्लियस। ठीक है, फिर इनहेलेशन, अच्छा, फिर इसके बाद फिर इनहेलेशन भी है। फिर इनहेलेशन जो है ना वो आपके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को आप कंबाइन करते हो तो वो वैनिश हो जाते हैं, और आपके पास दो जो एनर्जी फोटॉन्स है वो आपके पास क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे आपके पास न्यूक्लियस का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम की कंजर्वेशन के लिए न्यूक्लियस का होना जरूरी नहीं है। एग्जांपल 1.4 भी आपका होमवर्क हो गया। 1.1, 1.2, 1.4 ये 3 होमवर्क्स हो गए हैं, और बाकी हम इधर स्टॉप कर लेते हैं।